in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सेगमेंट में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पे खूब सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। मायावती ने फाइनली एक प्रबुद्ध सम्मेलन में खुद भी शिरकत कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी जाकर के अपना कैंपेन मार्केट स्टार्ट करते हैं और वहां पे हमारी कवरेज भी चल रही है और सौरभ घूम घूम के पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, जो घट रहा है उसे समझने वाले हैं और समझने में हमारी मदद करेंगे हमारे साथी हिमांशु मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप इंडिया टुडे के लिए बहुत बीजेपी कवर करते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे राहुल श्रीवास्तव जी होंगे जो नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं इंडिया टुडे के लिए और लगातार हमें गाइड करते रहते हैं। हमारे साथ शरद प्रधान जी भी होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट जो उत्तर प्रदेश से हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सौरभ तो आ ही गए हैं। पहला सवाल मेरा राहुल जी के लिए है। हम ये देख रहे हैं कम से कम सपा और बसपा की भी जिस तरह से वहां पे कार्यक्रम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि जो ओबीसी गोलबंदी भाजपा कर ले गई थी पिछले चुनाव में 2017 में, उसके बाद अब बाकी पार्टीज को ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों को ही किसी तरह से कोट करके वो अपनी स्ट्रैटेजी आगे ले जा सकते हैं, वो एक चांस बन सकते हैं इलेक्शंस में। क्या यही चीज आप भी देख रहे हैं सर? बिल्कुल निखिल, देखिए एक कवायद जो शुरू हुई, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में फॉलो करी, उन्होंने बीजेपी का जो वोटर डेमोग्राफिक बेस था उसको शिफ्ट किया है और उस शिफ्टिंग को बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से शिफ्ट किया गया। उसके कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी थी। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 2007 में जब मायावती एक नए स्वरूप में आई और उनका रेनबो कोalition सामने आया, जो कि एक रेनबो कोalition की कोशिश था चुनाव से पहले। पॉलिटिक्स में नई कोशिश थी कि एक तरफ नारे लगते थे कि तिलक तराजू तलवार इनको मरल से चार, और दूसरा नारा आया 2007 में कि हाथी बढ़ता जाएगा ब्राह्मण शंख हो जाएगा। तो एक नई सोशल केमिस्ट्री की कोशिश मायावती ने की। उसका बेसिक कारण ये भी था कि जो दलित वोट है और जो उसके साथ जो बीएसपी को मुस्लिम वोट की उम्मीद रहती थी, वो वोट अकेले अपने आप में इतना सक्षम नहीं कि अक्रॉस यूपी मायावती को एक मेजॉरिटी के पार लांघने में मदद कर दे। जो एक्सपेरिमेंट हुआ मायावती के द्वारा, वो बड़ा यूनिक था और उस जरिए से आप देखिए कि मायावती उस समय पे 2005 जीत करके मेजॉरिटी के सत्ता में आ गई, जो कि 1989 के बाद से आप देखिए कि मेजॉरिटी वर्डिक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे थे। लेकिन उसका एक हश्र हुआ निखिल, हश्र ये हुआ कि उन 5 सालों में जो ब्राह्मण वोटर था, वो एक बात याद रखिए कि चाहे जितनी बड़ी बातें की जाए, आध्यात्मिक बातें हों, वो सत्ता सुख के लिए गया था बीएसपी के साथ, और सत्ता सुख में गया वोट 5 साल बाद ये रियलाइज कर पाया कि उसकी वो सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी से नाराज था तमाम कारणों से, मंदिर या तमाम मुद्दे थे, या बीजेपी में वो अपील नहीं बची थी बाबरी मस्जिद के ध्वंस और राम मंदिर के एजिटेशन के बाद से, तो वो मायावती के साथ गया था। लेकिन उस जाने के बाद उसको ये लगने लगा 5 सालों बाद कि इस वोट में को देने में उनको बार्गेन में वो मिलता नहीं है। देखिए, बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थी और इसके कारण वो ब्राह्मण वोट जो है वो मायावती और बीएसपी से छिटका। लेकिन मायावती की जो स्लाइड था उस समय पे, नाराजगी थी लोगों की, उसको एनकैश करने के लिए एक नया सितारा उभर रहा था राजनीति में उत्तर प्रदेश की, वो था अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की जो अपील थी और मायावती से जो नाराजगी थी, वो अखिलेश यादव की झोली में गई, क्योंकि बीजेपी उस समय 2012 में तैयार हुई थी और इसका उसे फायदा हुआ। लेकिन इसी घटनाक्रम में अगर आप आगे चलें तो 2017 आते आते नरेंद्र मोदी नाम का एक फैक्टर आ गया था। नरेंद्र मोदी एक यूनिफायर था। ओबीसी की पॉलिटिक्स ही नहीं, एमबीसी की पॉलिटिक्स बड़ी बेहतरीन खेली गई। नाराज अपर कास्ट जो ब्राह्मण है, उसको इशारा हो गया कि साहब देखिए, आपका इन पार्टियों के साथ गुजर नहीं है, आपका ट्रेडिशनल घर जो है वो बीजेपी है, और इसको लेकर के बीजेपी की सक्सेस स्टोरी बनी। लेकिन एक बहुत ही महीन काम जो हुआ नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह की पॉलिटिक्स के जरिए, वो शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल बेस है। आज की तारीख में बीजेपी जीतती है तो ओबीसी एमबीसी के दमखम से, ओबीसी यानी जो कि नॉन यादव ओबीसी है, उसके दमखम से। इसीलिए
जबकि जुलाई के महीने में शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का फेरबदल किया, तो एक बड़ा खास मैसेज भेजा गया हर एक जर्नलिस्ट को जो पीएमओ कवर करता है, हिमांशु उसमें शामिल है, कि 27 ओबीसी मिनिस्टर हो गए हैं इस सरकार में। ये 27 ओबीसी मिनिस्टर, निखिल, मैंने 1986 से जो पत्रकारिता में आज तक हमारे इतने मंत्री ओबीसी हैं, जब हम सवाल पहले पूछते थे कि साहब आपने किस जाति के बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए किया है, तो उन्होंने कहा था साहब हम काम देखते हैं, जाति नहीं देखते। ये जवाब हुआ करते थे। लेकिन इस बार ये मैसेज बड़ा क्लियर दिया गया कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन की एक मंशा है। उसके बाद देखिए ओबीसी रिजर्वेशन को जो लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से व्यवधान था, उसको हटाया गया। सरकार ने उस पर काम कर दिया। कुल मिलाकर के आप समझिए कि एक ओबीसी डेमोग्राफिक शिफ्टिंग ऑफ द बेस किया है बीजेपी ने अपने वोट बैंक का। शरद जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। राहुल जी बीजेपी की बैकग्राउंड बताने लगे थे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सपा, बसपा और कांग्रेस जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक पे, पूरी एक अरिथमेटिक समझाई जाती है कि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े जातीय समूह हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, जाटव हैं। मुस्लिम को अलग कर लें क्योंकि उसको हम जाति समूह की तरह नहीं, धार्मिक समूह की तरह देखते हैं, और जाति समूह के तौर पे जाटव, यादव और ब्राह्मण, ये तीनों दहाई में माने जाते हैं। ठीक है, तो और ब्राह्मण ब्लॉक को एक मोबाइल ब्लॉक माना गया पिछले 15 साल में, बिफोर 2014, कि वो बसपा के साथ भी गए, फिर बसपा से उनका मोहभंग हुआ, तो एक टैक्टिकल वोटिंग के तौर पर सपा के साथ भी चलने गए। आज की तारीख में सपा भी परशुराम को आगे बढ़ा के राजनीति कर रही है, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, इन सबको आगे करके प्रतिमा लगाने की बात कर रही है। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जिसको वो कानूनी पेच ना फंसे तो प्रबुद्ध सम्मेलन कह दिया गया, मायावती के हाथ में त्रिशूल हो गया। इनकी कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि ग्राउंड पे मुझे इसका रेजोनेंस उतना दिख नहीं रहा है। शरद जी। बिल्कुल सौरभ, मैं पूरी तरह से आपकी बात से एग्री करता हूँ। ग्राउंड पर रेजोनेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब ये ड्रामेबाजी ज्यादा है। और ये जहाँ तक मायावती का सवाल है, एक तो जो उस टाइम की सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग को मीडिया ने इतना ज्यादा हाइप कर दिया था, जो कि उतना बड़ा फैक्टर नहीं था उस टाइम। बड़ी क्लियरली, अगर जिस सबने आपने भी देखा है, जो एंटी मुलायम फैक्टर था वो मायावती को ज्यादा कारगर रहा बनस्पत इसके। उसी वजह से ये भी कारगर हो पाई है सोशल इंजीनियरिंग, कि लोगों ने कहा कि बस इस वक्त यही पोटेंशियल है, पावर पोटेंशियल है, इसके तरफ जाओ। लेकिन उस चीज को बड़ा दबा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एंटी मायावती फैक्टर लेके आया अखिलेश को। और आज की डेट में दोनों जने जिस तरह लगे हुए हैं ब्राह्मण वोट, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके का ये प्लान्स इनके चल रहे हैं कि भाई इससे इनका ब्राह्मण वोट आ जाएगा इनके पास, वो आई एम श्योर कि उनको खुद भी मालूम है कि ये तरीका कोई माने नहीं है। आम धारणा ब्राह्मणों के बारे में ये होती है, और समाज ये मानता रहा है कि वो सबसे इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है। लेकिन मायावती की नजर में शायद इससे ज्यादा बेवकूफ कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो ये सोचती हैं और बिलीव करती हैं कि सतीश मिश्रा के सरयू के किनारे खड़े होकर के अपना जनेऊ दिखला करके अपील करना और सारे ब्राह्मण जो है भेड़ बकरियों की तरह चले आएंगे, इससे ज्यादा फूलिश स्टेप नहीं हो सकता। और ये बिलीव करना, मेरा ख्याल मायावती का जो मेन पर उनको भी अंदाजा है इस चीज का जरूर होगा। और लेकिन मायावती का पर्पस ये नहीं, क्योंकि मायावती ऑलरेडी बड़ी क्लियरली दिखला चुकी है कि वो किस तरीके से बीजेपी की टीम भी है। और ये सडन प्रेम जो जागा है मैं, और एक चीज मैं और बता दूं, ये अगर रियल सेंस में कमिटमेंट के साथ जागा होता, तो जिस तरह मायावती अब इतने वर्षों पहले तो कागज लेके पढ़ती थी, अभी उस दिन भी जो इन्होंने प्रबुद्ध वर्ग, सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को एड्रेस कर रही थी, कम्युनिटीज के नाम तक कागज से एक एक पढ़ के बोल रही थी। तो ये दिल से आवाज नहीं आती, ये मैकेनिकल है, जिससे कोई कमिटमेंट नहीं है। और मेरे ख्याल ज्यादा उनका पर्पस ये नहीं है कि उनका पर्पस है बीजेपी का काम कर रही है किस तरीके से अगर ये ब्राह्मण वोट योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की वजह से ड्रिफ्ट कर जाता है कहीं अखिलेश की तरफ, क्योंकि ब्राह्मण वोट इज लाइकली टू गो उसी तरफ जहां पावर पोटेंशियल हो, जो जिसमें मेन ताकत है। और अगर नाराजगी ज्यादा है बीजेपी से, तो जाहिर है कि वो अखिलेश की तरफ जाएगा। उसको किस तरह से डिवाइड किया जाए, ये गेम बीजेपी का है। तो ये आज हालांकि ये मुद्दा अभी नहीं है, लेकिन ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट डिवाइड करना है, और मायावती ये काम कर रही है किस तरीके से ये वोट डिवाइड हो जाए। और दूसरी तरफ ये भी एक उसके पीछे उद्देश्य है कि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ी रहे। सबको मालूम है मायावती का
इलेक्शन टाइम जो होता है फंड रेजिंग एक्टिविटी होती है, तो टिकट बाकायदा बिकते हैं, और तो अगर वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी तो आपको अच्छा रेट मिलेगा टिकट का, तो वो मायावती का पर्पस सर्व हो जाएगा इससे। चलिए शरद जी एक बड़ा और दिलचस्प दावा कर रहे हैं। हिमांशु भाई मैं आपके पास आऊंगा, और थोड़ा सा इस बार समय की थोड़ी सी कमी है, तो सब लोग अपने जवाब थोड़े से टू द पॉइंट रखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। हिमांशु भाई, ये हमने देखा कि संगठन के व्यक्तियों के बजाय मंत्रियों को राज्यों का जिम्मा दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, देवेंद्र फडणवीस हालांकि गोवा में है, बाकी भूपेंद्र यादव को मणिपुर का, और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक भारी भरकम टीम, इसमें सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनको यूपी का। क्या संगठन की क्या सोच थी बीजेपी की दिल्ली में? देखिए, खासकर अगर मैं यूपी की बात कहूं तो उसमें सौरभ दो चीज तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि बीजेपी कास्ट को ध्यान में रखते हुए वहां कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाने की कोशिश की है। धर्मेंद्र प्रधान के पास एक्सपीरियंस बहुत है, अगर हम देखें संगठन की दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से। संगठन की दृष्टि से देखें तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों की टीम के अंदर जो है वो महासचिव के तौर पे काम कर चुके हैं। पिछले 7 साल से वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने संगठन के तौर पे प्रभारी रहते हुए उत्तराखंड, कर्नाटक के चुनाव देखे हैं, बिहार और बिहार का 2010 का चुनाव, 2015 में वो इंचार्ज रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने कई इलेक्शंस में 2017 में भी उत्तराखंड में वो को इंचार्ज थे जेपी नड्डा के साथ। अब उनके अलावा अनुराग ठाकुर हैं, वो जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो राजपूत समाज को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके अंदर वो इंचार्ज थे। अर्जुन राम मेघवाल पुडुचेरी में। नहीं सर, मैं हिमांशु जी मैं बीच में रोक रहा हूं। मैं जो आपसे कह रहा हूं अनुराग ठाकुर की उस खास कॉम्बिनेशन के लिए यूपी में जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर्याप्त है, ऊपर से राजनाथ सिंह भी है। नहीं, अब वो है, लेकिन आप देखिए ना कि एससी के तौर पर अर्जुन मेघवाल आ जाते हैं। आप देखिए कि भूमियार 2% से कम है और वहां पे विवेक ठाकुर है। आप देखिए अन्नपूर्णा देवी यादव हैं और झारखंड की 2019 के चुनाव से पहले पार्टी में आती हैं और वो उपाध्यक्ष बनाई जाती है, अभी मंत्री बनी है जो रिसेंट रिशफल हुआ। तो कास्ट कॉम्बिनेशन को भी साधने की कोशिश की गई। अब इनका कितना इफेक्ट होगा जमीन पे ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अंतिम जो रणनीति है उत्तर प्रदेश की वो गृह मंत्री अमित शाह डिसाइड करेंगे, जेपी नड्डा उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि 2014 से पहले की बीजेपी को हम सब जानते हैं और उसमें नॉन यादव ओबीसीज को जोड़ना और संगठन को जोड़ना, बाहर से लाके और संगठन के लोगों को साथ लाकर उन्होंने जो 2014 के परिणाम दिए, 17 में आए और 19 में आए, जब एसपी और बीएसपी एक साथ एक मंच पे चुनाव लड़े। अब अलग अलग है। तो ये सारी चीजें, अंतिम रणनीति जो होगी, कैसे दलों को मनाया जाएगा, कैसे और लोगों को लाया जाएगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके से किस कास्ट को कैसे आप अपने साथ लाएंगे, ये सारी रणनीति जो है गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की देखरेख में होगी। और पूरा कैंपेन जो है, मैं अगर मेरी जानकारी जहां तक है, वो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर होगा, योगी का चेहरा पीछे रहेगा। ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी होने वाली है। हिमांशु जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की ये स्ट्रेटजी होने वाली है कि योगी का चेहरा पीछे रहेगा, नहीं, योगी का चेहरा तो ये चेहरा रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आगे रहेंगे। देखिए 12-14 जिलों का मैं दौरा कर चुका हूँ, पूरे 75 जिलों में घूमने का इरादा है। योगी यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े वोट कैचर हैं, है ना, और लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा वोट हासिल करने की दृष्टि से। बाकी सोशल इंजीनियरिंग और लोकल एंटी इनकम्बेंसी, एमएलए, वो सब चीजें हैं। तो खैर, रणनीति पार्टी के है, हम तो सिर्फ जो ऑब्जर्व किया ग्राउंड पे वही बोल सकते हैं। राहुल जी, आपके पास आऊंगा मैं। एक खबर ये चल रही है, हमने भी जमीन पे सुनी कि साहब खेल तो भाजपा वर्सेस सपा है, ठीक है, और अब भाजपा वर्सेस सपा के खेल को कैसे और दिलचस्प बनाया जाए, इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। हमसे कई लोगों ने कहा सहारनपुर के, अमरोहा के, कि जमानत बच जाए उनकी बहुत है। और दूसरा दावा फिर आया कि मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो भी बढ़ चढ़ के मैदान में दिखे। ये किसके लिए फायदेमंद होगा, बहुत स्पष्ट है। आप राहुल जी, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से।
चेक 1 2। हाँ जी, तो बड़ा मसला ये है कि आप इस पूरे पॉलिटिकल कॉम्बिंग को किस तरह से देख रहे हैं? ये लास्ट टिप्पणी लेंगे आपसे। देखिए सौरभ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दोनों की रोजी रोटी जो पॉलिटिकल चलती है वो इसी राज्य से चलती है, वो कहीं बाहर से नहीं चलती। बीएसपी कोशिश कर रही है अकाली के साथ पंजाब में, लेकिन वो अभी एक नैया ऐसी है जो कि इसको शुरुआत होनी बाकी है। ऐसे में कहा जाए कि वो एक बी टीम की तरह प्ले करना चाहेगी, ये मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्रीमेंट है। जहां वो अपने कैंपेन में अपने तरीकों में कितनी सफल होगी, जैसे शरद कह रहे थे कि ग्रामीण जो वोट है वो टैक्टिकल वोट है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के लिए जाता है, और कहीं अगर उसकी रिलेशनशिप कहीं उसमें इमोशन और इमोटिव अपील है तो वो बीजेपी के साथ है। इसको लेते हुए आपकी बात बिल्कुल सही है कि लड़ाई चाहे जो भी हो, इस समय पे अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की होगी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की होगी। क्यों? क्योंकि बीएसपी की प्रॉब्लम इस समय पे ये है कि उसका काडर सत्ता से एक तो काफी लंबे पीरियड तक बाहर रह चुका है, और लगातार हार होने के बाद से एक सेंस ऑफ डिजेक्शन है। उतना वो जो एक एनर्जेटिक फील देखता था मैं समाजवादी बीएसपी के काडर में 2007 से पहले और थोड़ा सा उसके बाद से, वो मुझे उसके काडर में नहीं दिखता है। कैंडिडेट सिलेक्शन में मायावती के लिए जो शरद पवार जी ने कहा, वो उनके कैंडिडेट सिलेक्शन में जो एक समय हुआ करता था कि किसी को भी खड़ा कर दो वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि उनका वोट केमिस्ट्री अच्छा था या अरिथमेटिक अच्छा था, वो देखने में कम मिल रहा है। असउद्दीन ओवैसी और एआईएमएम के लिए भी यही कहा जाता है कि वोट खटुआ है। हालांकि मैं कभी भी ये किसी के लिए नहीं कहता हूं कि वोट खटुआ, क्योंकि वो अपनी तरफ से वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सीटें जीत चुके हैं, बिहार में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है और उन्होंने कई लोगों को सरप्राइज भी किया। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस सब का फायदा किसको होगा? राजनीति की जो पूरी बिसात होती है कि अगर हाथी एक चाल उधर चलता है और गला इधर घोड़े का कटता है, तो शह और मात के गेम में रानी और राजा किसको फायदा होता है? वो एलिमेंट जो है कि उसमें बीजेपी को डेफिनेटली इन सब की प्रेजेंस से फायदा होता है, मल्टीपल डिवीजन ऑफ द मुस्लिम वोट की वजह से। हालांकि मुस्लिम यूपी के अब इतने समझदार हो गए हैं कि वो पहला ये देखते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी को हराने में सक्षम कौन है, और इस कारण से कोई असउद्दीन ओवैसी ये सोच रहे हो कि मैं बीजेपी के लिए वोट काट दूं, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। वो सीट अगर जीतने की हालत में तो सीट जीत सकते हैं, लेकिन बीएसपी जो है इस खेल में कहीं नंबर 3 की प्लेयर दिख रही है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो ये नए मूवमेंट हुए हैं मायावती जी की तरफ से ब्राह्मण वोट को लेकर के तमाम सम्मेलन, सौरभ मेरे ख्याल से एक 2 साल का वक्फा रहा है जो कि मायावती जी की तरफ से एक पॉलिटिकल साइलेंस का, वो पॉलिटिकल साइलेंस जो है उसमें उनकी पॉलिटिकल मैप पे प्रेजेंस जो नहीं दिखी है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उसके कारण उनका कार्डर शिथिल है थोड़ा, और थोड़ी उनकी स्ट्रैटेजी पब्लिक तक पहुंचने में कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, और ये चुनाव के लिए काफी क्रिटिकल साबित होगी। चलिए राहुल जी, आप एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े, इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद प्रधान जी आपके पास आएंगे। राहुल जी की टिप्पणी हमने सुनी, एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव के क्या बड़े मसले होने वाले हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, एक तो बड़े जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो बार बार घूम फिर के हिंदुत्व को प्रोजेक्ट आगे रखेगी, क्योंकि जिस तरीके के मेजर्स वो लेते जा रहे हैं, जब कोई जरा सी भी बात होती है आदमी हिंदू मुसलमान, तो ये बहुत बड़ा ये मुद्दा रहने वाला है। अब जहां तक एक दूसरा जो फैक्टर है अलावा उसके, वो एक जो कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को दुख झेलना पड़ा है, वो कहां तक मुझे लगता है ऑपोजिशन पूरा प्रयास करेगी उसको उभारने के लिए और वो जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जब लोगों को ये याद दिलाया जाएगा कि भाई किस तरीके से उनके घर वाला, हालांकि ये इसके काफी काट बीजेपी सोच रही है कि किस तरह से भुलाने के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि बीजेपी ये ऑपोजिशन इसको जिंदा रखेगा। और ये लोगों ने जो खुद झेला है, जो तकलीफें झेली हैं, जिस तरीके का लोगों की लाशें बह रही हैं और लोग जला नहीं पा रहे हैं, दफना रहे हैं लाशें, ये सब चीजें, इलाज के अभाव में मर रहे हैं, एडमिशन के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री और योगी बार बार दोहराते रहे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ये बात उन सबको चुभती है जिन्होंने देखा है कि हकीकत से ये बहुत परे है बात, और जिनके घर वाले खुद मरे हैं ऑक्सीजन। ये चीजें जो हैं ये डेफिनेटली ये मुद्दा रहेगा। दूसरा प्राइस राइज जो है वो इस तरीके से
इतना ज्यादा हुआ है कि वो इशू रहेगा और मुझे नहीं लगता है कि। और तीसरी बड़ी चीज है किसानों का आंदोलन। वो किसानों का आंदोलन ठीक है, अभी विजिबली दिखता है कि सिर्फ वेस्टर्न यूपी तक कन्फाइंड है, लेकिन मुझे लगता है अंदर अंदर जो है उसकी आग ईस्ट में भी वो आ रही है। और मतलब अंदर अंदर लोगों, क्योंकि वहां पे लोगों में ताकत नहीं है, वहां का किसान कमजोर है, ऊपर से बोलता नहीं है। वो ठीक है, वो 6,000 रुपए जो नरेंद्र मोदी जी भेजने वाले हैं और भेज चुके भी हैं, कुछ और भेजने वाले हैं, वो सब ले लिया जाएगा। लेकिन वोट देते टाइम मुझे ये मुद्दा रहेगा कि ये कहाँ तक ये जो है किसानों के मामले में किस तरीके से सरकार का क्या दिल से क्या कमिटमेंट। अच्छा जी, ये मेजर इश्यूज होने वाले। ठीक है। हिमांशु जी, शरद प्रधान जी ने जो कहा कि आप उससे सहमत हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने वाले हैं? नहीं, देखिए सौरभ, एक बात आपने कही, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, महिलाओं की सुरक्षा का इशू बहुत बड़ा है। और दूसरा, मैं मान के चलता हूं बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि राम मंदिर एक इशू की तरह बीजेपी नहीं रेज करेगी। बीजेपी को ये मालूम है कि हमको नहीं करना, उसके लिए अपोजिशन पार्टी और कहीं ना कहीं उसकी तरफ से राम मंदिर को लेकर कोई ना कोई बयान आएगा जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इश्यूज बीजेपी बहुत चुनकर गुड गवर्नेंस की लेंथ पे खेलना चाहती है और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, मायावती भी अगर 2007 में जीत कर आई थी तो वो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू था। ब्राह्मण एक अलग हो सकता है इशू, सही में लोगों ने प्रचारित किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू हमेशा उत्तर प्रदेश में रहा है। जब भी कोई नई सरकार आती है उससे बहुत उम्मीद की जाती है। अगर अखिलेश 2012 में चुनकर आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू सबके सामने आया था। और 2017 में बीजेपी की वापसी में नॉन यादव, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब फैक्टर्स थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू था। और मुलायम सिंह परिवार की आपसी लड़ाई जो सड़क पर आ गई थी, उसका फायदा भी बीजेपी को बहुत अच्छे ढंग से मिला था। इश्यूज में बीजेपी बिल्कुल ये कोशिश करेगी कि चुनाव से पहले जाट आंदोलन किसी तरीके से समाप्त किया जा सके। बात जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सरकार चाहती है कि किसान बातचीत के लाए। अब देखना यह है कि किसान पहल करेंगे या सरकार, क्योंकि सरकार बातचीत करना चाहती है और इशू को खत्म करना चाहती है। प्राइस राइज एक इशू हो सकता है, लेकिन एक तरीके से अभी जो किसान सम्मान निधि की बात शरद जी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन सब चीजों को कम करता है। प्राइस राइज के इशू पे पेट्रोल के कीमतें तो बढ़ी हैं, उससे लोग सब चिंतित हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एज है गुड गवर्नेंस के नाम पर। और जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं अलग अलग शहरों में, वाराणसी का हम सब लोग देखते हैं मॉडल कि वाराणसी है, या प्रयागराज में जिस तरीके से जो है कुंभ एक सक्सेस के तौर पे देखा जा सकता है। इस तरीके के बहुत से इश्यूज हैं। कोविड काल में सच में एक मिसमैनेजमेंट था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सेकेंड वेव में बाहर आए और 40 जिलों के उन्होंने दौरे करे और लोगों से मुलाकातें की, एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि चीजों को जल्द से जल्द मैनेज किया जाए, लेकिन लोगों को तब तक नुकसान हो चुका था। अब क्योंकि अभी भी चुनाव में लगभग 6 महीने बाकी है, तो बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि उनकी स्ट्रेटेजी गुड गवर्नेंस पे रहे और उनका कोर वोटर उनके पास रहे। अब देखना यह है, क्योंकि सबकी निगाहें ब्राह्मण वोट्स पे है और ब्राह्मण वोट छिटकता है या बीजेपी के साथ रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी की बड़ी कोशिश है जाट वोटर पिछले दोनों चुनावों में बीजेपी के साथ खुलकर आया और ये माना जा सकता है कि अजीत सिंह, क्योंकि जाट लीडरशिप जाटों के नेता माने जाते हैं, उनको उतना वोट नहीं मिला दोनों चुनावों में। अगर हम देखें 14 में भी, 17 में भी और 19 के अंदर भी, तो एक तरीके से ये जरूर बीजेपी की कोशिश होगी कि जाट जो नाराज है उसकी नाराजगी को दूर करके साथ लाया जाए और अपनी सोशल इंजीनियरिंग छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो बनाने की एक्सपर्ट्स भी है वो आगे आके काम करे। और दोनों इश्यूज गुड गवर्नेंस, महिलाओं का और साथ ही साथ बिजली और सड़क, ये उनके डेवलपमेंट के इश्यूज रहेंगे। जी शरद जी, क्विकली अपनी बात छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि हिमांशु ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये बातें तब ये ज्यादातर वो लोग बिलीव करेंगे जिनको योगी आदित्यनाथ की पब्लिसिटी से जो इफेक्टेड हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट है इस झूठ की
पब्लिसिटी के जरिए से आप सोचिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है पब्लिसिटी पे, और जिसमें सच से बहुत परे है बात। आप तो ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कितना लोग इस बात में बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधर गया है, ये इस और महिलाओं की बड़ी सुरक्षा हो रही है। लोग हाथरस भी भूल जाएंगे, लोग शाहजहांपुर भी भूल जाएंगे, लोग उन्नाव भी। शरद जी मुझे नहीं पता कि आप या हिमांशु पिछले दिनों में कितना घूमे हैं, है ना। आई एम नॉट द राइट फेलो टू कमेंट ऑन दैट। मैं अभी 75 जिले घूमने हैं, 12 घूम चुका हूं, और प्रचार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं तो आपको बता दूं। जो इनके पक्ष में सबसे बड़ी चीज है, आम आदमी कह रहा है, जिन वोटर्स ने ऑन कैमरा ये कहा कि हम मायावती के या अखिलेश यादव के साथ हैं, ऐसे दलित और मुस्लिम समाज के वोटर्स में भी एक बड़े तबके ने लॉ एंड ऑर्डर पे योगी सरकार की तारीफ की है। जो आप कह रहे हो कि हाथरस भूल जाएंगे, अभी मैं हाथरस नहीं गया हूं, लेकिन हाथरस मुद्दा नहीं है उतना बड़ा जितना ऑपेड में दिखता है। ये जो ग्राउंड की चीज है, जो इस सरकार के लिए कमजोरी की बात है, वो है बिजली के बिल को लेकर रूरल सेक्टर में लोग बहुत नाराज हैं। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसमें तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। बहरहाल आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया। जी हिमांशु, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, क्विकली बताइए। मैं एक ही चीज जोड़ना चाह रहा था, वो इसीलिए जो बात आप कह रहे थे ना कि योगी का एक, मैं सच कह रहा हूं सौरभ जी, योगी आदित्यनाथ ने अपना एक वोट बैंक जरूर बनाया। बीजेपी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनका खुद का वोट बैंक है। अगर किसी ने सच में अपने एक वोट बैंक को तैयार किया है पार्टी के वोट बैंक के अलग जाकर, तो उसमें योगी आदित्यनाथ है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट भी है, और वो डीमेरिट यही है कास्ट। जिस कास्ट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने उनके ऊपर कास्टिज्म के आरोप लगाए हो, और सच में कई बार वो दिखाई देता है। और इसी कारण से उनके चेहरे से ज्यादा बड़ा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कह सकते हैं कि बीजेपी के वो नेता है जिन पर लोग भरोसा करते हैं, और जो बात हिमांशु आपने नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी से है ही। जिसका बीजेपी लाभ लेना चाहेगी, वो सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ जाएगी ना। वो माइक्रो लेवल पे उन्हें मैनेज करना, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मैनेज करना होगा। अब ये अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए है, कोई अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगेगा और कोई सरकार की असफलताओं पर। हम आपको यूपी का हाल बताते रहेंगे। अगर आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी है तो लल्लन टॉप का नया चैनल है, लल्लन टॉप यूपी, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। यहाँ पे आपको विस्तार से तमाम रब्तें और इनसाइट्स नजर आएंगे। शरद प्रधान जी, हिमांशु जी, आप इस बातचीत में जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।